हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 को सॉल्व किए थे। अब 6 to 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 100 ओम। इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.01 पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा दिया हुआ है, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज बाय 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर में चेंज है वो दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। द चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको पता है कि यदि मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में उसी को क्वांटिफाई किया है, कितना बढ़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट मटेरियल पर, कौन सा मेटल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जिस वायर की बात कर रहा है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 0.001 पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा उसका में, ये अल्फा क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है। फ्रैक्शनल चेंज जो आएगा उसका रेजिस्टेंस में, मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस 100 है, तो 100 का कितना परसेंट चेंज आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है 0.1%। 0.1% बढ़ जाएगा ये। कहने का ये मतलब है कि ये इंक्रीज है उसका रेजिस्टेंस में, इसको आर से डिवाइड कर दीजिए, ये फ्रैक्शनल चेंज हुआ। ये प्रोपोर्शनल होता है सिंपली टेम्परेचर के, राइट। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कुछ आएगा यहाँ पर कांस्टेंट, उसको अल्फा लिखते हैं, और ये वही अल्फा है यहाँ पर। तो इस तरह से जो चेंज आया फ्रैक्शनल चेंज वो है अल्फा डेल्टा थीटा। या फिर जो चेंज आया वो डिपेंड करता है आर पर भी। यदि रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो चेंज भी ज़्यादा बड़ा होगा, और यदि वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो चेंज भी छोटा ही होगा। क्या मैटर करता है, वो है फ्रैक्शनल चेंज। वो केवल टेम्परेचर के चेंज पर डिपेंड करता है। तो यही फार्मूला है। जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो इनिशियल जो उसका रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, उस मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर में कितना चेंज किया गया है उस पर डिपेंड करता है। सबका वैल्यू दिया हुआ है, लिख लेते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.001, 0.001, और डेल्टा थीटा का वैल्यू दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ ये मत सोचिए कि 100 डिग्री सेल्सियस दिया है हम क्या केल्विन में करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा थीटा है वो डिग्री सेल्सियस में इक्वल टू डिग्री केल्विन, सब सेम, दोनों सेम है। थीटा नहीं है, थीटा डिग्री सेल्सियस जो है, और केल्विन जो है, ये दोनों में फर्क है। केल्विन में जो है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में जो है उसको डाल दो, तब केल्विन वाला मिलेगा। लेकिन जो चेंज है इसमें, यहाँ पर चेंज कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल्टा के, ये क्या हो गया 0, ये हो गया डेल्टा सी। तो जो चेंज है टेम्परेचर में इन केल्विन स्केल या डिग्री सेल्सियस स्केल, वो दोनों सेम है। तो डिग्री सेल्सियस में आप दिया चेंज, एक चेंज है 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो 100 केल्विन से भी बढ़ गया, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन दोनों सेम है। दूसरा यूनिट का बात करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम तो ऐसा यूनिट लेंगे ना, और वो केल्विन है। यदि वो बोलता है 32 डिग्री 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया, तो यहाँ 100 नहीं लिखते, क्योंकि डिग्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो चेंज है, जो चेंज हो रहा है फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस स्केल में, वो दोनों सेम नहीं है। उसके लिए आप जो है फॉर्मूला लिख के देख लीजिए। क्या फॉर्मूला, C/5 इजकल टू F-32/9। मेरे ख्याल से यही फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F, हाँ, बाय 9। ये 32/9 वो तो कांस्टेंट तक 0 हो गया। तो देखिए ये आपका जो डेल्टा C आ रहा है यहाँ पर, वो कितना आ रहा है 5/9 टाइम्स डेल्टा F। डेल्टा एफ यदि 100 है तो डेल्टा सी क्या आ जाएगा 500/9, सो ऑलमोस्ट 50, राइट, समथिंग लाइक 50। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया देगा, तब आपको डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन तो आपने देखा दोनों सेम है। तो इस बात के लिए केयरफुल थोड़ा रहना है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको नीचे ले आते हैं, 1 2 3 0, 1 2 3 0 यहाँ से, तो 10 आया, तो 10 ओम बढ़ गया। रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है, 10 ओम से बढ़ा। ऑप्शन नंबर 1।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एमीटर विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रीड्स अप टू 2 एम्पियर। एमीटर की बात कर रहा है और वो एमीटर क्या रीड कर रहा है, 1 ओम तक रीड कर रहा है। इसको इंक्रीज करना है रेंज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर तक उसे पढ़ना चाहिए। द शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड हाउ मच। देखिए जो एमीटर में होता क्या है, ये एमीटर जो है उसमें क्या चीजें होता है, उसमें एक गैल्वेनोमीटर रहता है, ठीक है, और उसी में जो निडल रहता है जिसमें मैग्नेट रहता है, और साथ में एक संट रहता है, संट रेजिस्टेंस जो है छोटा सा रहता है वो रहता है। और ये जो इसने एमीटर बोला है तो एमीटर में यूजुअली ये दो चीजें रहता है, ठीक है। और यदि ये दो चीजें ना ही भी रहे तो केवल गैल्वेनोमीटर से होकर करंट को हम पास कराएंगे, केवल गैल्वेनोमीटर है मान ले लेते हैं, और इससे होकर करंट पास कराएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे और करंट ज्यादा पास कराएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे रहेगा। उसमें निडल है ऐसे, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, यहाँ भी बैरियर लगा देगा। करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो इधर जाएगा। अभी मान लीजिए एक डायरेक्शन में है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये जीरो है, इधर नेगेटिव दिखाएगा, इधर पॉजिटिव दिखाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक जग गया, करंट आया, कुछ कुछ ज़्यादा करंट दिया, यहाँ तक गया, ठीक है। और ज़्यादा करंट दिए, यहाँ तक गया, और ज़्यादा करंट दिए, यहाँ तक दिया, और ज़्यादा करंट दिए, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यहाँ बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सही सही जो रीडिंग कर पाएगा वो कहाँ तक आएगा, 2 एम्पियर तक देंगे तो ये रीडिंग कर लेता है, यहाँ तक आ गया, बस बैरियर तक आ गया। 2 से ज़्यादा देंगे तो भी वो अटका हुआ है क्योंकि और आगे जा नहीं सकता, तो रीडिंग कैसे करेगा, 2 पर ही रुका हुआ है उसका निडल। तो ये ऐसे ही सोच लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर ऐसा कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर तक रीड कर पा रहा है, इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर में जस्ट 2 एम्पियर का करंट को, 2 एम्पियर है ना, हाँ 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर तक जाता है तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है। यदि हमें 10 एम्पियर को रीड कराना है तो क्या करेंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हमने दे दिया 10 एम्पियर का करंट। अब इसको रीड कर कितना करना है, इसको 2 ही एम्पियर जाना चाहिए, नहीं तो ये डिफ्लेक्शन में जा कटक जाएगा बैरियर पर, राइट। तो बाकी 8 एम्पियर का करंट जो है सो इधर से निकाल दो भाई, और 2 एम्पियर का करंट इधर से जाने दो, ये 10 एम्पियर हो गई। तो 10 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इसके अंदर जाने देते हैं, बाकी 8 एम्पियर जो है सो इधर से निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये संट है, इसको संट कहते हैं, साइड से निकल जा रहा है, संट है। इसका रेजिस्टेंस हमें से पूछा गया है, तो यही बताना है मुझे। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो रूल यूज करेंगे ना, जो टूल किट हम यूज करेंगे वो ये है कि करंट का जो ब्रांचिंग होता है, ये करंट आ रहा है, इसका ब्रांचिंग हो गया, कुछ इधर से गया कुछ इधर से गया, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है, ये जी और संट दोनों पैरेलल है, राइट। गैल्वेनोमीटर और संट दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में जो ब्रांचिंग होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है कि करंट जो है सो गैल्वेनोमीटर से होकर कितना जाएगा, इसका रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे संट का, और सम कर देंगे रेजिस्टेंस का, यही हो गया ब्रांचिंग। करंट जो जाएगा सिंपली आप देखिए ना, भी इक्वल टू आई आर होता है, राइट। अभी यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है तो भी कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आई जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के। आर ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें यदि कम करंट जाना है तो इसका आर ज्यादा करना होगा, राइट। इसका आर ज्यादा करना होगा तो इसका आर कम करना होगा। तो यहाँ पर इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यदि थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे एकदम बिल्कुल यही आ जाएगा। तो इसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं, ये सिंपली आपको दिखा रहा है कि किस तरह से करंट का ब्रांचिंग होता है। ओके, इसी में सबका वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई जी कितना है, 2 एम्पियर का करंट जाना है। एस कितना है वो मुझे पूछा गया है, बताना है। जी का वैल्यू 1 ओम दिया था शायद, 1 ओम दिया है। और ये कितना है, ये 10 एम्पियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, S+1 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सिंपली आप इसको 10s कीजिए, जो भी सिंप्लीफाई करना है आप कीजिए। 8s इजकल टू 1 आया, तो s इजकल टू 1/8।
ये 1 नहीं, 2 है ना, ये 2 है। 8s इज टू 2, तो 2/8, सो 1/4, सो 0.25 ओम। ये आपका आंसर है। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये resistance of wire resistance wire is stretched such that its radius becomes half of its original value। ये देखिए आपका रेजिस्टेंस है R, और इसको स्ट्रेच करके लंबा किया गया। आप लंबा करेंगे तो पतला होगा, पतला हो गया तो इसका रेडियस जो है वो R था, अब इसका हो गया R/2, हाफ हो गया। नया रेजिस्टेंस जो है सो R प्राइम है। द ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R प्राइम बाय R। तो यहाँ पर R जो है सो क्या हो जाएगा? R होगा रो L, ठीक है, रो L, और इसे लंबा कितना किया गया वो बताया ही नहीं है, बाय ए, यही ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया तो लेंथ हम हटा देंगे। यहाँ पर देखिए जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है सो फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए ऊपर नीचे ए से, ए टाइम्स एल क्या हो गया? ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। ये हो गया रो टाइम्स वॉल्यूम को भी लिख रहे हैं, और ए स्क्वायर, ए को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका भी स्क्वायर कर दिए, रो भी बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये आया वैल्यू। अब यहाँ यही हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब दोनों का लिख लेते हैं। ये आर हुआ, आर प्राइम क्या होगा? आर प्राइम ये वाला है, इसमें क्या किया उसने, रेजिस्टेंस, ये रेडियस जो R/2 हो गया, रो नहीं चेंज हुआ, मेटेरियल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर जो है सो हो गया R/2, अब इसका पावर 4 की, तो ये कितना हो गया? 16 टाइम्स रो भी बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। तो यहां से अब आर प्राइम बाय आर कितना होगा वो आप निकाल लीजिए। आर प्राइम बाय आर, देखिए ये दोनों जो है, एक है आर और एक है आर प्राइम, डिवाइड कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, केवल 16 है एक्स्ट्रा है। ये आपका आंसर हो गया 16। ये सारे कैलकुलेशन करके आपको जो है यहाँ तक तो ठीक है, इसको आर प्राइम को लिखने के बाद में डिवाइड करना वो सारे करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर आर प्राइम जो है, आर जो है वो कितना है, रो भी बाय पाई स्क्वायर आर टू पावर 4। यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो कि आर जो है सो 1/r टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल, बाकी सारे नंबर इसमें जो है सो वेरिएबल जो है सो कॉन्स्टेंट है, तो 1/r टू पावर 4 के प्रोपोर्शन है, राइट, 1/r टू पावर 4 के। तो यदि हम r को हाफ कर दिया ना, r जो है सो कितना हो गया, हाफ हो गया। यदि r हाफ हो गया है तो r कितना हो जाएगा, जो नया r है वो कितना हो जाएगा, यहाँ हाफ है, नीचे में हाफ का पावर 4, तो ऊपर 16 हो गया, इतना हो जाएगा। आप ऐसे इसी को देख कर भी डायरेक्ट कर सकते हो, और यदि ए आपने डेवलप कर लिया इसको देख कर बताने का, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सर्किट सोन, यहाँ पर सर्किट दिख रहा है, 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, ये तीनों आर इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद 6 ओम रजिस्टर्स, ए बी के बीच में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ये तो बहुत सिंपल है, ये पता नहीं मैंने आप ये क्वेश्चन क्यों सेट कर दिया। ये देखिए आपका, ये दोनों तीनों मिलके आपका हो गया 6 ओम, और ये है 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में हो गया ए बी के बीच में। और यदि पैरेलल में दोनों सेम रहता है तो उसका हाफ हो जाता है, 2 है तो हाफ हो गया, 3 रहेगा तो 1/3 हो गया, 4 रहेगा तो 1/4 हो गया, 5 है तो 1/5 हो गया, ऐसे करके। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 का 2 से डिवाइड कर देंगे तीनों। ये क्विक मेथड है, नहीं तो फिर आप कहोगे ओके हमें तो फॉर्मूला पता है 1/r1 प्लस 1/r2, इसमें रख के देखिए सेम आएगा, या फिर यही दो से फार्मूला आ जाता है, आर इजकल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, वो भी कर सकते हो।
दो के लिए भी कर सकते हो, और दो से ज़्यादा हो तो ये कर सकते हो। लेकिन यदि सभी बराबर है, इक्वल है, तो उस केस में हम सिंपली कहते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक ठो आर लेते हैं और जे ठो नंबर है रजिस्टर का उसे डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पर की, और 3 ओम आपका आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्री आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ 2 volt EMF and internal resistance 1 ohm are connected in parallel. This combination is connected to an external resistance of 1 ohm. The current flowing through the external resistance register is I ampere. So what is the value of 10I? यही बोल रहा है। इसका कहना है कि 3 ठो हमारे पास जो है सेल है और वो तीनों को जो सो पैरेलल में रखा गया है। अब यहाँ पर पोलरिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करते हैं, सबका पोलरिटी एक तरफ रख लेते हैं। ये तीनों को पैरेलल ले लिए, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, और ये जो तीनों पैरेलल में है और उसके बाद में इसको कनेक्ट कर दिया है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जो कि कितना है, 1 ओम का है, और ये भी 1 ओम का है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये है 1 वोल्ट का नहीं, 2 वोल्ट का है, तीनों बैटरी 2 वोल्ट का है। इसमें जो करंट आएगा वो आपको बताना है। देखिए, यदि बैटरी जो है लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक सीरीज में होते हैं, एक पैरेलल में होते हैं। सीरीज में आपने देखा कि यदि पैरेलल बैटरी हम ऐसे लगाते चले जाएं ये सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट बैटरी होगा इसके बदले में वो कितना होगा, वो होगा दोनों का सम। साइन रखना पड़ेगा ढंग से। इसका पोलरिटी देखिए एक ही तरफ है तो प्लस किए हुए, यदि पोलरिटी माइनस है, उल्टा होगा तो उसका माइनस कर देंगे। यहाँ पर सबका पोलरिटी एक तरफ है तो सब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बैटरी को यदि लगा दें, सबका देखिए 2 वोल्ट का है, तो आप कहोगे कि ओके, तब तो उस केस में हमें एक बैटरी मिलेगा। और ये रहा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये ई जो है, ये आपका E1, ये आपका E2, ये आपका E3, 3 बैटरी था। अब तीनों सेम था तो आप बोलोगे ओके, ये 2 वोल्ट का आ गया, तो इससे, लेकिन ये रेजिस्टेंस 2 वोल्ट नहीं आएगा। ये तीनों जो है सो पैरेलल में है, और ये तीनों का पैरेलल में जो है सो 1/3 है, ये रेजिस्टेंस आएगा। कैसे निकाल रहे हैं ये, इसके लिए जो फार्मूला है, पैरेलल के लिए फार्मूला है, सीरीज के लिए फार्मूला है, एक्चुअली ऐसे है। सीरीज के लिए सिंपली सम करना है, पैरेलल के लिए करना है E/R, R इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस है, सम ओवर EI/RI, यही है। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 ठो है ना, तो I 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 1 नहीं 2/1, राइट, 2/1 ऐसे, 2/1 कितना आ गया 6। और R का वैल्यू निकालिए, R जो है सो 1/R, ये सम ओवर 1/RI है, ये पैरेलल में है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1। तो R कितना आ गया, ये तो 3 हो गया ना, R हो गया 1/3। तो यहाँ से यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि E इज इक्वल टू R टाइम्स 6 टाइम्स 1/3, तो 2 वोल्ट आया। वही आया जो एक बैटरी का था, पहला का था, जो दूसरा का था, तीसरा का था, सेम आया। लेकिन रेजिस्टेंस जो है सो R का वैल्यू निकाले हुए हैं यहाँ पर, 1/3 ओम आया। वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हुए हैं कि तीनों यदि सेम है तो सेम आएगा, रेजिस्टेंस जो है सो सेम नहीं आएगा। पैरेलल में है तो पैरेलल रेजिस्टेंस हमें पता है कि किस तरह से निकालते हैं, R/3, 3 ठो है, 1/3। अब इसमें जो करंट आएगा वो कितना आएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। जो करंट है जो बैटरी का है 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस ये कितना है, 1 ओम का ये है, और ये 1+3 है, ये हो गया 6/4, सो 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर आएगा। आप इसको ऐसा मत करना कि 3 बैटरी था तो एक बैटरी, तीनों का जो सेम है तो बस एक ही बैटरी के बराबर देगा, एक ही बैटरी से रिप्लेस नहीं करके इसको 1 ओम नहीं कर देना, नहीं तो ऐसा करने से इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करंट फ्लो करेगा, 2/2 1 एम्पियर, जो कि गलत है।
करंट अभी आया कितना इसमें फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पियर। और ऐसा इसलिए हुआ कि आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया 1 ओम। ये 1 ओम नहीं होगा, सब्सटीट्यूशन जो इक्विवेलेंट बैटरी है उसका ईएमएफ तो सही है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपने एक बैटरी से रिप्लेस किया तो इसलिए 1 ओम रखा, वो गलत है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आप बहुत सारे बैटरी यदि पैरेलल में रखे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि एक बैटरी रखेंगे तो भी वही इतना ही करंट भेजेगा जितना हम बहुत सारे रखे हुए हैं। बहुत सारे रखेंगे तो ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इस वजह से ज़्यादा करंट आपको मिलेगा। ठीक है, और जब ज़्यादा करंट मिलेगा तो इसमें पावर भी ज़्यादा डिसिपेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यदि 10 बैटरी लिया है और 10 को पैरेलल में लगा दिया है तो उसको आप मान लीजिए एक बैटरी को मान लीजिए आप यूज करते हो कोई भी चीज़ में काम कर रहे हो, लाइट जला रहे हो और 1 घंटा में ख़त्म हो जा रहा है। 10 बैटरी लगा दोगे तो 10 घंटा नहीं चलेगा, वो थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट आ रहा है। ज़्यादा करंट आ रहा है, ज़्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है, वो लाइट ज़्यादा देगा और जल्दी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 घंटा नहीं 8 घंटा में शायद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।